जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई थी, तो वो भी कभी कभी फिर मसला बन जाता है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें मिस हो जाती हैं। तो टेकिंग इट फर्दर फ्रॉम देयर, आपको मैंने बता दिया कि अपर रेस्पिरेटरी क्या होती हैं, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस किस किस्म की होती हैं, आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है कि जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनकी सेवेरिटी से कि आपके बच्चे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब मैं बहुत ज़्यादा उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाती हूँ, आपको सिर्फ चंद एक बता देती हूँ कि कौन से साइंस के ऊपर आपने ध्यान रखना है। ठीक, एक तो ये कि अगर बुखार तेज़ हो रहा है तो आपने जाके दिखाना है। खांसी अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत लगातार है, स्पेशली ये कि खांसी के साथ अगर वॉमिट हो रही है या रात को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, उस सूरत में मशवरा ज़रूर ले लीजिए। फिर आपने रेस्पिरेटरी रेट की, जैसे मैंने आपको बताई, मैंने आपको उनके कट ऑफ पॉइंट्स भी बता दिए थे कि 2 माह की उम्र तक कितना, 1 साल की उम्र तक कितना और फिर 1 से 5 साल की उम्र तक कितना। तो वो अब आपको रेस्पिरेटरी रेट्स का आपको पता है, उसको देख लीजिए कि आपका बच्चा उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट साइन जो है जिसको कि चेस्ट इन ड्राइंग कहते हैं। ये जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे वो ग्रंट कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों में अगर आप देखेंगे तो ये जो आप रिब के जो एब्डोमेन के साथ ये जो लोअर आपका रिब केज का हिस्सा होता है, जहाँ पे इसके साथ अगर बच्चे को सांस लेने के साथ गहरे गड़े पड़ते हैं, जिसको चेस्ट इन ड्राइंग कहते हैं, हल्की हल्की की सिग्निफिकेंस नहीं, अगर गहरे गड़े पड़ते हैं तो ये भी फिर एक डिज़ीज़ की सिवियर होने की इंडिकेशन होती है। ये बच्चे ऐसे नहीं हैं कि जिनको आप घर पे रख के इंतज़ार करेंगे कि ये शायद बेहतर हो जाए। तो तेज़ सांस, कन्वल्जन्स, चेस्ट इन ड्राइंग, ड्राउजीनेस, रिपीटेड वॉमिटिंग, स्ट्राइडर, कन्वल्जन्स, वो मैं शायद आपको पहले बता चुकी हूँ, और साइनोसिस। ठीक है, तो रिफ्यूज़ल टू फीड या रिडक्शन इन फीड बाय 50%, ये सब वो अलामात हैं जो कि आपको अलर्ट करेंगी कि आपके बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इस मौसम में हो भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, और याद रखिए जब भी मौसम बदलता है, जैसे सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, तो ये वो पीरियड्स होते हैं, ये वक्त वो ऐसे मौसम होते हैं कि जब वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा पीक करती हैं, और फिर ये ज़ाहिर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जितने भी हैं ज़्यादातर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो पेरेंट्स से अगर मैं पूछूँ ना कि हाँ नहीं जी किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने ये नहीं किया, लेकिन हाँ हम शादी पे गए थे या कमरे में किसी पार्टी पे गए थे, तो कमरे में अगर 2 लोग भी खांस रहे हैं तो बच्चे के लिए तो काम हो गया ना, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स हैं, किसी ने खांसा, किसी ने छींका, तो वो कमरे में तो सस्पेंडेड रहते हैं काफ़ी देर के लिए, और बच्चा भी उसी कमरे में सांस ले रहा है। तो फिर बेहतर ये होता है कि बच्चे को इन अननेसेसरी एक्सपोजर्स से आप बचा के रखें। ये प्रिवेंशंस में आ जाएगा, इसके बारे में हम फिर बात करते हैं। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि जिसमें हम ये कहेंगे कि हाँ ये बच्चे शायद बाकी बच्चों के मुकाबले में इनमें चांसेस रेस्पिरेटरी या सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने का ज़्यादा है, चांसेस इनमें ये बीमारियां होने की चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो बच्चों की उम्र, जो 1 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो वैसे ही अनफॉर्चुनेटली उनमें चांसेस ऑफ सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ज़रा बड़े बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखें ना कि ये सारा कुछ जो इतनी तहकीक और इतने काम और इतनी क्लासिफिकेशन और WHO की भी जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारे पैदाइश से लेके 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है कि जिनमें इन्फेक्शंस होती भी ज़्यादा हैं और उनकी फिर सेवेरिटी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए आप ये जो देखिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टेड इसी एज ग्रुप के लिए हैं। अच्छा, फिर अगर बच्चों की इम्यूनाइजेशन नहीं करवाई जाती, क्योंकि अब जितने भी ये हिफाजती टीके लग रहे हैं इनमें नमूनिया के लिए टीका है, नमूनिया का एज सच टीका है, और फिर गर्दन तोड़ बुखार के भी उसमें साथ किसी हद तक इंजेक्शन प्रोटेक्शन आ जाती है, कुछ वैक्सीन्स जो लग रहे होते हैं उसकी वजह से। तो अगर इम्यूनाइजेशन नहीं कराते हैं तो भी आपका बच्चा जो है वो फिर एट रिस्क है ऑफ डेवलपिंग सीरियस इन्फेक्शंस। फिर जो हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड है कि ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते,
बॉटल फीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग तो अब अनफॉर्चुनेटली कुछ तो लैक ऑफ मोटिवेशन है, कुछ मदर्स मोटिवेटेड ही नहीं होती हैं। मैंने इसीलिए अपने वीडियोस में बहुत शुरू में 2-3 वीडियोस की ही इसीलिए थी कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना ज़्यादा आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करती है इन सारी प्रॉब्लम्स से। तो उसमें इम्यूनिटी बहुत चीज़ों के लिए डेवलप हो रही होती है, स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी आती है बच्चे में। तो अगर ब्रेस्ट फीड जो बच्चे नहीं होते हैं उनमें भी चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रिलेटिवली ज़्यादा है। फिर अगर बच्चा बहुत मैल नरिश्ड है, मैल न्यूट्रिशन ज़रूरी नहीं है कि बहुत गरीब घरानों में ही हो। अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा कभी तो हो सकता है कि कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो बच्चा वज़न नहीं गेन कर रहा, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि बच्चा सिर्फ दूध ही पी रहा है, वो माँ का कि नहीं जी और कुछ लेता ही नहीं है, सिर्फ फीडर पीता है, तो दिन में 10 फीडर पी रहा है, 12 फीडर पी रहा है और बाकी चीज़ें नहीं खा रहा। तो एक बैलेंस डाइट बच्चे को नहीं मिल रही है, तो दैट इज़ अगेन वो उसको शायद उसकी जो इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उसको नहीं मिल रहे होंगे। बहरहाल ये उससे फ़र्क है जो कि बच्चे का वज़न कम होता है ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से, लेकिन इम्बैलेंस डाइट और इनएडिक्वेट डाइट दोनों बच्चे को वल्नरेबल कर देते हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि अगर साथ में और बीमारियां हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई बच्चे को कोई दिल का नुक्स है, कोई पेट के मसले हैं, कोई पैदाइशी मसाइल हैं, फिर कुछ बच्चे कुछ ऐसी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं जिनमें कि ये मोरूसी बीमारियां भी कई दफ़ा होती हैं जिनमें कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो फिर उस हिसाब से आपका जो बच्चे का डॉक्टर है वो आपको इवेलुएट करके बता देगा। फिर वो बच्चे जिनका पैदाइश पे वज़न कम होता है, जो लो बर्थ वेट होते हैं, या वो जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, तो ये वो सारी कंडीशंस हैं या ये वो सारे बच्चे हैं कि जिनमें आम बच्चों के मुकाबले में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो फिर जाहिर है ये सूरत हाल जिस घर में भी है या इस तरह की बच्चे जिस घर में भी हैं, तो उन वालिदैन को एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। उनके बच्चे को कोई मसला आता है, कोई सिम्टम्स आते हैं, तो उन्हें जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, अब ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये सिर्फ बच्चे के नहीं होते, रिस्क फैक्टर्स माँ से रिलेटेड भी होते हैं। अगर माँ की उम्र बहुत कम है, बहुत यंग मदर्स हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है, शायद अर्बन एरियाज़ में इतना ना हो, हमारे भी अर्बन एरियाज़ में भी हो जाता है, लेकिन रूरल एरियाज़ में तो बहुत, और स्पेशली जो आपके जैसे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और वहाँ बहुत छोटी उम्र के बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं। देहातों में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड बहुत कॉमन है। तो जहाँ माँ की उम्र बहुत कम है वहाँ पे चांसेस बच्चों के साथ इस तरह के मसाइल होने के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लो मैटरनल एज के साथ फिर बहुत सारे ये प्रीमेच्योरिटी और इस तरह के फैक्टर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ द मदर, पढ़ी लिखी माँ नहीं होती। एजुकेशन की देखें बहुत बहुत अहमियत है। वो बहुत सी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली उसकी बेस्ट इंटेंशंस, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सारी माएँ जिनकी एजुकेशन नहीं होती नहीं देख पाती समझ पाती हैं, बहुत समझदार माएँ भी होती हैं, लेकिन एक जनरली अगर एजुकेशन कम है तो उसमें बच्चों के लिए भी मसाइल बढ़ जाते हैं। कई दफ़ा नहीं समझ आती माँ को कि दवा देनी कैसे है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, बुरी अलामात कैसे आपने असेस करनी है। तो एजुकेशन का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर। फिर जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, ज़ाहिर है गुर्बत के साथ फिर उसकी न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट होएगी, क्राउडिंग हो जाएगी, ये सारे टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, बुरी अलामात आ भी रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ रश ज़्यादा होता है, लेकिन बहरहाल ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कई दफ़ा आपके अपने इख्तियार में नहीं हैं, लेकिन एफ़र्ट फिर भी बहरहाल करनी चाहिए कि अगर मसला है तो कम से कम सरकारी अस्पताल ही पर पहुँचे तो सही। फिर ये है कि जहाँ पे ये टबैको स्मोक का एक्सपोजर ज़्यादा है, घरों में सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होती है। मुझे याद है मेरी एक पेशेंट बची थी, वो हर दूसरे हफ्ते आके वो दाखिल हो जाती थी, और मैं बिल्कुल हम उसको ठीक ठाक फर्स्ट क्लास करके डिस्चार्ज करते थे। वो बच्ची थोड़े दिनों के बाद फिर आके दाखिल हो जाती थी। अपनी तरफ से हमने हर चीज़ इवेल्युएट की, and then I suddenly realized कि the whole of the family they were chain smokers। वो बच्ची के आसपास, घर में, गाड़ी में, हर तरफ, और वो
जब बहुत स्ट्रिक्टली उनको समझाया और वो स्मोक एक्सपोजर उस बच्ची का ख़त्म हुआ, वो बच्ची अस्पताल में उसका दाखिला जो है वो आहिस्ता कम होते होते उसको ज़रूरत नहीं रही कि वो आके अस्पताल में दाखिल हो। सो टोबैको स्मोक एक्सपोजर ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिर क्राउडिंग, ये फिर अगेन उसी से रिलेटेड है कि जो लो सोशो इकोनॉमिक है, तो जाहिर है जहाँ ओवर क्राउडिंग होती है वहाँ फिर आप किसी एक को भी घर में या कमरे में मसला हो रहा है तो वो जाहिर है बाकी सबको भी इन्फेक्ट करेगा। और फिर जो छोटे बच्चे होते हैं वो वैसे ही उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी अच्छी नहीं होती, वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो वो जल्दी पकड़ाई आ जाते हैं। फिर पोल्यूशन, जैसे है ना, जैसे सर्दी है या कुकिंग के लिए स्मोक की पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप ये वो काऊ डंग केक्स यूज़ हो रहे होते हैं, लकड़ी है, कोयला है, चीप फ्यूल्स जहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, तो उस स्मोक की वजह से भी ये बच्चों में इस किस्म के रिस्क बढ़ जाते हैं। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं जो ये वैसे किताबों में नहीं लिखी जाती है, एक और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो ये कि जिन घरों में जहाँ पे कि ये सीपेज वगैरह हो जाती है, पाइप्स लीक कर गए हैं, दीवारों में वो सेम सी आ जाती है, फिर ऊपर से काले काले हो जाते हैं, जो दैट इज़ प्राइमरीली वो फंगस, वो जो ब्लैक सारा हो जाता है, फिर उसके स्पोर्स बन रहे होते हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है। तो इसीलिए मैं तो सब पेरेंट्स को समझाती हूँ कि अगर इस किस्म का वो हर तरह की दवाई कर लें, सब कुछ कर लें, वो थोड़े दिनों के बाद फिर मसला शुरू हो जाता है। तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ है तो कोशिश करें कि उसको भी कवर कर लिया जाए। अब ये तो हमने बात कर ली कि हाँ जी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, बुरी अलामात क्या हैं। अब इन सारी चीज़ों से आप अपने बच्चों को बचा कैसे सकते हैं? व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ जिससे कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं ये कम से कम हो जाए? तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इम्यूनाइजेशन, क्योंकि आपको जो मैंने अगर आप वो इम्यूनाइजेशन वाली वीडियोस देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे वैक्सीन्स अब आपके जो गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी हैं उसमें निमोनिया से बचाव का वैक्सीन भी शामिल है, हिब वैक्सीन भी शामिल है, मीज़ल्स का वैक्सीन भी है, क्योंकि मीज़ल्स खुदा ना खासा हो तो उसमें तो निमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जो हिब वैक्सीन लगता है वो एक कम्बिनेशन वैक्सीन में, वो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम में शामिल है। ये निमोनिया और गर्दन तोड़ बुखार दोनों से बचाता है। फिर निमोनिया की एज सच वैक्सीनेशन भी की जाती है। तो ये वैक्सीन्स अगर आप रेगुलरली करवा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को एक अच्छा गुड स्टार्ट इन लाइफ देते हैं। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और सीरियस जो इन्फेक्शंस हैं जो आपके बच्चे के लिए मसले का बायस हो सकती हैं, आप उनसे उनको बचाते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको और बताऊं कि अब जैसे वेस्ट में उन्होंने करना शुरू कर दिया है कि मदर्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको वो पर्टिसिस का बूस्टर लगाते हैं। डीपीटी का बूस्टर शॉट अब मदर्स को दोबारा लगाना शुरू किया। उसका मकसद क्या है? उसका उनका ये कहना है कि ज़ाहिर है बच्चों को या ये जो माएँ हैं, जो फ्यूचर माएँ हैं, उनकी जब डीपीटी वैक्सीनेशन होती है, पर्टिसिस वैक्सीनेशन, तो वो छोटे होते हैं ना, 5 साल से पहले वो वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाती है। तो बाय द टाइम वो मदर्स बनती हैं उस वक्त तक वो जो इम्यूनिटी होती है उसका लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो इसीलिए वो उस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने अब स्पेशली यूके में तो मुझे पता चला, आई डोंट नो बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन अब एक मदर्स की भी पर्टिसिस वैक्सीनेशन उन्होंने दोबारा करनी शुरू की है ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो। तो ज़ाहिर है जब मदर में इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो इम्यूनिटी बच्चे को भी ट्रांसफ़र होती है। तो ये ख़ास तौर पे जो पहले 6 माह की उम्र में जिन बच्चों में ये खांसी वगैरह और ये पैरापर्टिसिस और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही होती है, उससे काफ़ी हद तक इससे बचाव हो जाता है। फिर न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन, जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर बच्चे को आप एक बैलेंस डाइट देते हैं जिसमें कि ताज़ा फल भी है, सब्जियां भी, छोटे बच्चे नहीं, जो मतलब जब बच्चे की आपने वीनिंग कर दी है, सॉलिड्स देना शुरू कर दिए हैं, तो उनको हर तरह की चीज़ दीजिए। उनको दालें भी दें, उनको सब्जियां भी दें, ताज़ा फल भी दें, डेयरी प्रोडक्ट्स भी दें, और 9 माह की उम्र के बाद आप मीट प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, और 1 साल के बाद आप फिर अंडा भी उनको देना शुरू करें। तो ये जो बच्चे सब बैलेंस डाइट खा रहे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनमें रेजिस्टेंस जो होती है, एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस, उन बच्चों के मुकाबले में बहुत बेहतर होती है जो एक किसी ख़ास किस्म की खाने के पीछे चले होते हैं, जिनकी डाइट बैलेंस नहीं होती है। फिर इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा बच्चों को अपनी जंक फूड से भी दूर रखने की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है जंक फूड खाएंगे तो फिर खाना नहीं खाएंगे,
फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बार बार आता है। ब्रेस्ट फीडिंग जितनी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे आप अपने बच्चे को एक एडेड एडवांटेज देते हैं। और फिर कुछ सप्लीमेंटेशंस हैं जो कि रेगुलरली आप अपने छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, जिंक है, ये सारी चीज़ें बच्चों में रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन से बचाव का में हेल्प करती हैं। और हाँ, वैक्सीन्स में एक और जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगी वो है इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन। अब हर बच्चे को तो नहीं, लेकिन जिन बच्चों में आप कहें कि साल में 3-4 दफ़ा से ज़्यादा सीरियस फ्लू के एपिसोड्स हो रहे हैं, जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसी बीमारियां हैं जो कि खुदा न खास्ता फ्लू से एग्रीवेट हो सकती हैं, तो उसी सूरत में तो घर के सभी लोगों को फ्लू वैक्सीनेशन करानी चाहिए। तो माँ की, बच्चे की, सबकी फ्लू वैक्सीनेशन जो है ये भी, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि फ्लू प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुआ, प्रोलॉन्ग हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई, वो फिर चीज़ें फिर हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इस सारी में ये है कि हाइड्रेशन भी बहुत अच्छी, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फिर उसमें मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। ये प्रिवेंशन की चीज़ें ज़रूर याद रखिए। तो एक दफ़ा दोबारा बताऊँ तो ये कि इम्यूनाइजेशन टाइम से कराइए, जहाँ मदर की भी ज़रूरत है करने की वो भी करवाइए। ब्रेस्ट फीडिंग को ज़रूर प्रमोट कीजिए। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होनी चाहिए। और ये विटामिन ए, डी और जिंक सप्लीमेंटेशन रेगुलरली करते रहें। और जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए थे कि घर में जैसे टबैको स्मोक एक्सपोजर है, या घर में और पोल्यूशन इस किस्म की कोई हो रही है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को ख़राब करती है, उससे बचाइए। और फिर जैसे अब जैसे मैं लाहौर में हूँ, और लाहौर में क्या है कि स्मॉग बहुत ज़्यादा होती है, फॉग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ख़ास तौर पे जब स्मॉग होती है, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत जाइए ना। अननेसेसरी एक्सपोजर जितना आप उसको मिनिमाइज़ करेंगे उतना आपके बच्चे के हक़ में बेहतर है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सडन चेंज ऑफ, ये नहीं होता है कि बहुत ठंड में ज़्यादा देर है, प्राइमरीली ये जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना, जैसे बहुत ठंडे से एकदम बहुत गर्म कमरे में चले गए, या बहुत गर्म एनवायरनमेंट से एकदम कहीं ठंड में निकल गए, जैसे गाड़ी हीटर लगा के बहुत गर्म की है, अस्पताल पहुँचे, एकदम दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। सो ये जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ये भी नुकसानदेह है, और ये भी बच्चों की इम्यूनिटी और उनकी वल्नरेबिलिटी टू सीरियस इन्फेक्शंस या टू एक्वायरिंग दीज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस चीज़ की भी थोड़ी एहतियात करें कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब ट्रीट कैसे करना है आप? अब देखिए, ट्रीटमेंट ये अगर आप इन बीमारियों को देखें तो वो बीमारियों की लिस्ट बहुत बड़ी है। ट्रीटमेंट वो डिपेंड करेगी कि डायग्नोसिस क्या है। सिंपल नज़ला ज़ुकाम है तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, बुखार हो रहा है तो बस थोड़ी बुखार की दवा दीजिए, नाक खुला रखें, होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए जिसमें कि कहवा है, यखनी है, थोड़ा बहुत बड़ा 1 साल से ऊपर बड़ा बच्चा है तो आप शहद वाला पानी वगैरह भी दे सकते हैं, कहवे में आप शहद मिला के दे सकते हैं, उसको कंफर्टेबल रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, पानी ज़रूर पिलाइए। स्पेशली सर्दियों में वैसे ही प्यास नहीं लगती है, और हाइड्रेशन अच्छी नहीं होगी तो वो जो थोड़ी बहुत सिक्रीशंस इकट्ठी हो रही होती हैं इन्फेक्शन की सूरत में, वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने बच्चे की हाइड्रेशन को बहुत अच्छा रखना है, पानी ज़रूर पिलाना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, चाहे 2-2 घूंट करके पिलाइए, लेकिन पानी रेगुलरली उनको पिलाते रहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बुखार है, जैसे एक बात और याद रखिए कि बुखार 99 छोटे बच्चों में 3 साल की उम्र तक 99 का टेम्परेचर बुखार नहीं है, उनके जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत होता है, उस पर आपको बुखार की दवा देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बुखार की दवा अगर टेम्परेचर 100 से उससे ऊपर जाता है तो फिर आप बुखार की दवा दें, क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल भी उससे हो जाएगा और आपकी भी तसल्ली हो जाएगी। और वो जो होम रेमेडीज़ खांसी के लिए मैंने आपको बताई हैं कि सब्ज़ कहवा दीजिए। अब सब्ज़ कहवा तो मतलब ज़मानों से टोटका ये हमारे घर में भी चला रहा है, तो मैं अपने पेशेंट्स को भी ज़रूर बताती हूँ कि 1 कप पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, 1 बादियान का फूल डाल दें, उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाता है तो 1-2 सब्ज़ इलायची कूट के उसमें डाल दीजिए, और फिर ऐसे पिंच में बस जो कहवा है वो कोई सा भी ले लें, टपाल का ले लें, येलो लेबल का ले लें, पिशावरी ले लें, जो कहवा मिल जाता है वो उसमें डालिए और उसको पकाएं मत, बस उसको चूल्हे को बंद कर दें, ऊपर से ढक दें, दम दे दें उसको, बस ऐसे 30-35 सेकंड का दम बहुत काफ़ी होता है।
और उसको पकाएंगे तो वो कड़वा हो जाता है, फिर बच्चे नहीं पीते। उसको छान लीजिए और जैसे अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो बेशक उसमें थोड़ा सा शहद मिला के नीम गर्म सा करके चम्मच चम्मच करके बच्चे को पिलाते रहिए, इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। और यखनी भी, वो यखनी जो होती है चिकन की, वो नहीं सूप्स और सिरके और ये और वो डाल के, वो नहीं। यखनी वो जो कि आप हल्की आग पे पकाते हैं, आपने थोड़ा सा चिकन डाला, थोड़ी सी सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी, आलू प्याज गाजर मटर वगैरह डाल दीजिए आप, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, और बिल्कुल हल्की आग पे उसको पकाइए, 2-2.5 घंटे पकता रहे ताकि उसका जो फ्लूइड की क्वांटिटी है वो रिड्यूस होकर 50% हो जाए। तो फिर वो आप उसको छान के वो थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिलाएं। ये दोनों चीज़ें, और ये चिकन की यखनी तो बहुत इट्स नोन टू बी थेराप्यूटिक फॉर दीज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि ये देसी मुर्गा, ये वो दूसरा फार्मी मुर्गा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुर्गा होना चाहिए कोई सा भी हो, ठीक है। फिर कोई पूछता है गर्दन की, वो मटन की भी दे सकते हैं। यखनी पिलानी है आपने, चिकन की ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन अगर आप मटन की देना चाहते हैं तो दे दें। यखनी का बहरहाल काफ़ी फ़ायदा होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंटीहिस्टामिन्स नहीं देने। ये बहुत हमारे यहाँ होता है कि जी ज़रा नज़ला बह रहा है तो जी मैंने टी डे शुरू कर दिया, या मैंने सॉफ्टिन शुरू कर दिया, या मैंने जेटेक, ये जितने भी एंटीहिस्टामिन्स होते हैं रिकमेंडेड नहीं होते हैं। उसका मसला ये होता है कि वो सिक्रीशंस गाढ़ी हो जाती हैं, मतलब बच्चा वैसे ही उन सिक्रीशंस की वजह से काफ़ी तंग हो रहा होता है, तो वो इकट्ठी होकर फिर बच्चे के लिए मसला बनती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा जल्दी ये, क्योंकि बड़ों की तरह तो बच्चा नहीं ना नाक साफ़ कर सकता है ना गला साफ़ कर सकता है, और ऊपर से अगर वो सिक्रीशंस भी गाढ़ी हो जाएंगी तो उसका मसला और लंबा हो जाएगा। तो एंटीहिस्टामिन्स का इस्तेमाल इतना रिकमेंडेड नहीं है। फिर आपके अगर डॉक्टर मशवरा देता है तो फिर एहतियात से आपने उसको स्टीम इनहेलेशन कई दफ़ा हेल्पफुल होती है। अगर सिक्रीशंस ज़्यादा हो रही हैं, थोड़ी थिक हो रही हैं, तो स्टीम, एहतियात से स्टीम, बेहतर ये है कि इलेक्ट्रिक स्टीमर ले लें, या अगर आपने अपने डॉक्टर से ज़रा ज़रूर मशवरा कर लें कि जी स्टीम देने का बेहतर तरीका कौन सा है, वो आप अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। और स्टीम देने के बाद बच्चे ने दूध ना पिया हुआ तो उल्टा करके पीछे से उसकी छाती की थोड़ी थपकी वगैरह ज़रूर, ऐसे यूँ हाथ को थोड़ा सा कप करके छाती की थपकी ज़रूर कीजिए। उससे ये होता है कि वो उसको सिक्रीशंस ऊपर आती हैं और उसको निकालने में आसानी हो जाती है। तो ये चेस्ट फिजियोथेरेपी भी बच्चे को कंफर्टेबल करती है, नाक भी ज़रा साफ़ हो जाता है। तो ये जनरल मेजर्स हैं, और अगर आप इनको अच्छी तरह से अपने बच्चे की, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि अच्छी नर्सिंग केयर आपके बच्चे को बहुत जल्दी अच्छा करेगी, अनटिल एंड अनलेस खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस ट्रेंड की तरफ नहीं जा रही है। तो जो माइल्ड इन्फेक्शंस हैं वो गुड नर्सिंग केयर एट होम आपके बच्चे को बहुत जल्दी बेहतर कर देगी। तो मेरा ख़्याल है मैं इंडिविजुअल डिजीज़ में नहीं जा रही हूँ, वो उसके लिए फिर आप बेहतर है आप अपना बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए। मैंने आपको उनकी अलामात, उनकी सीरियसनेस की अलामात ये सारी बता दी हैं, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन। अब आप बेहतर है उसको उसके हिसाब से जज करें और टाइमली अपने बच्चे को अपने डॉक्टर के पास लेके जाइए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।